हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 2022 में आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचेंगी। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। शिक्षा और साक्षरता विकास हेतु सरकारी कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए अथवा सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक की विवेचना कीजिए। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उत्तर में दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा संविधान की प्रस्तावना द्वारा भी लोक कल्याण, समता और स्वतंत्रता की जो परिकल्पना की गई वह बिना शिक्षा के अपूर्ण है। यानी इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम है वो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो राइट टू एजुकेशन है इसके अंतर्गत यानी शिक्षा निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। संविधान की जो प्रस्तावना है यानी संविधान की प्रस्तावना द्वारा भी लोक कल्याण, समानता और स्वतंत्रता की जो परिकल्पना की गई वह बिना शिक्षा के अपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति तथा रोजगार विषयी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 19 है, इसमें नागरिकों के विचार की स्वतंत्रता का प्रावधान है और अभिव्यक्ति है यानी कोई बात कहने का अवसर तथा रोजगार विषयी अधिकार प्रदान किए गए। वे भी शिक्षा की ओर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और रोजगार के बिना शिक्षा यदि प्राप्त भी हो जाए तो भी अपूर्ण ही रहेगी, यानी अपूर्ण ही रहेंगे। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार विवक्षित है। इन अनुच्छेद में वर्णित है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीवन, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी जो ये अनुच्छेद हैं यानी जो संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है वो विवक्षित है। और इन अनुच्छेद में वर्णित है, जो भी अनुच्छेद है इसमें वर्णित है कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, यानी जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित हो जाता है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत यानी इसके द्वारा राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाए। यानी जो अनुच्छेद 21 का है यानी इसके अंतर्गत या इसके द्वारा राज्य द्वारा जो भी राज्य हैं यानी राज्यों के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाए। कहा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ प्रत्येक बच्चे को कुछ आवश्यक मानदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालयों में संतोषप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का आधान जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है।
इसमें आगे दिया है अनुच्छेद 21 का यानी अनुच्छेद 21 का और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में यानी प्रभाव में आया। आरटीई अधिनियम में निःशुल्क तथा अनिवार्य दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। निःशुल्क से तात्पर्य किसी बालक को उसके माता पिता सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय से पृथक विद्यालय में प्रविष्ट कराने का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर हुए व्यय यानी खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता। और अनिवार्य शब्द से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने उपस्थित तथा प्राथमिक शिक्षा की पूर्ण करने की बाध्यता के सुनिश्चितीकरण से है। आगे देखते हैं इसमें उद्देश्य दिए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा स्तर की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध तथा सुलभीकरण। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के गुणात्मक स्तर में उन्नयन और यानी आगे है तीसरा पॉइंट, वर्तमान संस्थानों को उन्नत करके और नवीन संस्थानों की स्थापना करना। चौथा पॉइंट है शिक्षा का राष्ट्रीय और समन्वित स्वरूप लागू करने के लिए राष्ट्र और संघ राज्यों की भागीदारी का सुनिश्चितीकरण। आगे देखते हैं इसमें पांचवा पॉइंट है उत्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए यानी उत्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना तथा विश्व स्तरीय शिक्षा पाठ्याचार्य तैयार करना। बालकों में योग्यता विकास के लिए आगे इसमें देखते हैं छठा पॉइंट, कमजोर तथा वंचित वर्गों के बच्चों को सम्मिलित करके माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को समान बनाना। आगे इसमें देखते हैं सातवां पॉइंट, उन्नत विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता की सहायता द्वारा संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति हेतु समर्पित समाज का निर्माण। आगे देखते हैं इसमें महत्व, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व निम्नलिखित है। साक्षरता हेतु दूसरा पॉइंट है इसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु सुलभीकरण हेतु और तीसरा पॉइंट संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु। चौथा पॉइंट लोकतंत्र की रक्षा हेतु। पांचवा पॉइंट बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को समान धारा में लाने हेतु। मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा कर्तव्यों के पालन हेतु। और इसमें सातवां पॉइंट है सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज के निर्माण हेतु। प्रावधान इसमें है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला पॉइंट, नज़दीकी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। फिर आगे इसमें दिया दूसरा पॉइंट, प्रवेश विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश। तीसरा पॉइंट, निर्दिष्टित शिक्षक छात्र अनुपात प्रत्येक विद्यालय में लागू किया जाए। निर्दिष्टित शिक्षक छात्र अनुपात जो है विद्यालय में लागू किया जाए तथा राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर के पदों की ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखा जाए। इसमें अगला दूसरा पॉइंट इसमें हेडिंग दी हुई है यानी मिड डे मील प्रोग्राम यानी मध्याह्न भोजन योजना। इसमें मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ है मध्याह्न भोजन योजना से हमारा तात्पर्य उस योजना से है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालित की जा रही है। आगे इसमें दिया है मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का अर्थ है विद्यालय अध्ययन के मध्य में मिलने वाला भोजन। मिड डे मील 3 शब्दों से मिलकर बना है। मिड डे मील यानी मिड प्लस डे प्लस मील। मिड का अर्थ है मध्य। फिर इसमें आगे दिया है डे का अर्थ है दिन, मील का अर्थ है भोजन अर्थात दिन के मध्य में मिलने वाला भोजन। मिड डे मील स्कीम संपूर्ण भारत में स्कूल मील प्रोग्राम के नाम से संचालित है यानी स्कूल मील प्रोग्राम के नाम से संचालित।
आगे इसमें दिया है, इस स्कीम में विद्यालय खोले जाने पर विद्यालय जो है खोले जाने पर कार्य के सभी दिनों में विद्यालयी बच्चों को निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें मुख्य उद्देश्य इसमें है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है, विद्यालयी छात्रों का भूख से संरक्षण करना, यानी भूख से बचाव करना। और दूसरा पॉइंट है, विद्यालयी छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना। और तीसरा पॉइंट है, विद्यालयी छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है, सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चों का समाजीकरण करना। पांचवा पॉइंट है, कुपोषण दर घटाना। और इसमें छठा पॉइंट है, महिला रोजगार प्रावधान द्वारा सामाजिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना। और इसमें अगला सातवां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक दिन मिड डे मील खा चुके बच्चों की संख्या की दूरसंचार द्वारा जानकारी ली जाती है। आगे इसमें दिया है भूमिका, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के प्रावधान, यानी जो प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान तथा इसकी अनिवार्यता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समेकित यानी पूरे प्रयासों के मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है। और भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के सरकारी या परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं या चावल देने का प्रावधान था, परंतु योजना का पूर्ण लाभ छात्रों को प्राप्त न होकर परिवार के मध्य बंट जाता था। आगे इसमें देखते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देशानुसार सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है। यह सर्वविदित है कि प्राथमिक शिक्षा की नींव को सुदृढ़ बनाने में मध्याह्न भोजन योजना एक रीढ़ रज्जु की तरह कार्य कर रही है, क्योंकि भूखे होने से छात्रों की अधिगम यानी सीखने संबंधी प्रक्रिया बाधित होती है। मिड डे मील का प्रभाव विद्यालय छात्रों की उपस्थिति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे इसमें दिया है, निर्बल आय वर्ग के विद्यार्थी भोजन वितरण प्राप्ति के कारण ही विद्यालय आते हैं, और यह योजना विद्यालयी छात्रों के नामांकन में वृद्धि के साथ साथ बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन का कार्य कर रही है। इस योजना द्वारा बालिकाओं व निर्बल आय वर्ग के बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना सत्र के मध्य विद्यालय शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों की दर को घटाने में सहायक सिद्ध हो रही है। विद्यालयों में मध्य भोजन वितरण से छात्रों के ठहराव अधिगम योग्यता उपलब्धि में सुधार आया है। छात्रों के समीकरण के साथ साथ सामाजिक दूरियां भी कम हुई हैं। मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का कुछ सीमा तक समाधान करने में सहायक है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या छात्रों के नामांकन ठहराव की है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले बच्चे अपनी शिक्षा छोड़कर भोजन की व्यवस्था हेतु मजदूर बाल श्रमिक बन जाते हैं, और भूखमरी तथा अन्य घरेलू जिम्मेदारियां उनके भावी जीवन को अंधकार की ओर ले जाती हैं। देश के भविष्य की बागडोर जिन कर्णधारों के हाथ में है, उन्हीं का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, तो निश्चित ही देश का भविष्य भी गर्त में चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ना तो सफल नागरिकों का निर्माण कर सकेगी और न ही देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। देश के भविष्य के निर्माण हेतु भावी कर्णधारों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, जिससे ये बच्चे बाल श्रमिक न बनकर अच्छी से अच्छी विद्यालय शिक्षा ग्रहण करें। जातिगत, धर्मगत, लैंगिक असमानता या भेदभाव मिटाकर परस्पर प्रेम, भाईचारे, सहयोग की भावना के विकास के साथ साथ पौष्टिक आहार
ग्रहण कर अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक विकास कर देश के भावी भविष्य का निर्माण कर सकें, यानी भावी भविष्य का निर्माण करें। आगे इसमें देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना। उत्तर प्रदेश यानी प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषण सहायता के रूप में चलाए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम को, यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम को ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहते हैं। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषक सहायता के रूप में चलाया जा रहा है कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम को ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा विद्यालयी छात्रों के भोजन के पोषक स्तर पर सुधार करना है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना का प्रारंभ 2009 जुलाई से प्रारंभ किया गया, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील का भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के कन्वर्जन कास्ट में भी बढ़ोतरी की गई। इसमें श्री कामराज रिजवी निदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना हेतु एक सेमिनार या प्रदर्शनी आयोजित की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1995 में प्रत्येक माह प्रति छात्रों को 3 किग्रा अनाज के वितरण से हुआ है, परंतु बाद में दिनांक 18 तारीख 11 माह 2001 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 सितंबर 2004 से पके भोजन का वितरण प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 2006 से बच्चों को वितरित की गई खाद्य सामग्री का कैलोरी मान बढ़ाकर 450 कैलोरी ऊर्जा तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर 12 किग्रा कर दी गई। इसमें आगे देखते हैं, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी छात्रों के नामांकन ठहराव में वृद्धि के साथ साथ छात्रों की अधिगम यानी सीखने योग्यता में वृद्धि करना। आगे देखते हैं, इसमें यह स्कीम विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले तथा समाज के दलित वर्गों के लिए है, जिसमें विभिन्न जाति वर्ग धर्म के बच्चों में मित्रता तथा भाईचारे की भावना का विकास किया जाता है। जुलाई 2010 में सभी अध्यापकों को प्रत्येक ब्लॉकों में आयोडीन नमक व सफाई का प्रशिक्षण दिया गया तथा आयोडीन नमक न खाने से होने वाली कमी व लाभ भी बताए गए। सभी विद्यालयों में आयोडीन नमक बुद्धि और शक्ति का संरक्षक यानी रक्षक नामक कैलेंडर भी उपलब्ध कराए गए। 2010 में रसोई ऐसे नियुक्त किए गए जिनके बच्चे उसी विद्यालय में अध्ययनरत हों। आगे इसमें देखते हैं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। राज्य के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बेसिक शिक्षा विभाग एक छोटे विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। यानी जो राज्य मध्याह्न भोजन योजना है, यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बेसिक शिक्षा विभाग एक छोटे विभाग के रूप में कार्य करता है। और ये राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र समाज मिड डे मील अथॉरिटी निर्मित की गई है, जो मिड डे मील स्कीम की सुव्यवस्थित रूप से चलाने में सहायता करती है। निम्न तालिका MDM अथॉरिटी के संगठन को प्रदर्शित कर रही है। इसमें क्रम संख्या, व्यवसाय तथा सदस्यों का पद नाम, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार चेयरमैन, और दूसरा पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है प्रधान सचिव, सचिव बेसिक शिक्षा, वाइस चेयरमैन। इसमें आगे दिया है तीसरा पॉइंट है प्रधान सचिव वित्त यानी सदस्य है। चौथा पॉइंट है प्रधान सचिव योजना करता है, ये भी सदस्य है। पांचवा पॉइंट है प्रधान सचिव पंचायती राज। छठा पॉइंट प्रधान सचिव ग्रामीण विकास करता है, प्रधान सचिव नगरीय विकास करता है। और आठवां पॉइंट है प्रधान सचिव फूड एंड सिविल सप्लाईज। और नवा पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी फूड एंड एसेंशियल
कमेटीज कॉरपोरेशन। और 10वां पॉइंट है निदेशक बेसिक शिक्षा। 11 पॉइंट है निदेशक पंचायती राज। 12 पॉइंट है कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज। 13वां पॉइंट है डायरेक्टर ऑफ MDM अथॉरिटी। श्री कामरान रिजवी ने बताया कि सभी विभागों से संबंधित प्रधान सचिव इस समिति के क्रियान्वयन में सदस्य के रूप में होंगे। MDM अथॉरिटी के अधिकार तथा स्टाफ की नियुक्ति प्रतिनिधित्व शिष्टमंडल के आधार पर की जाती है। कस्तूरबा बालिका योजना यानी KBY, इसमें आगे देखते हैं उद्देश्य इसमें होता है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की आवश्यकता की जानकारी देना है इसमें। और दूसरा पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की श्रेणियां या मॉडल से अवगत कराना तथा प्रवेश की प्रक्रिया की जानकारी देना। और इसमें तीसरा पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी देना। KBY यानी क्या है इसमें बताते हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV यानी योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, जिसका प्रारंभ वर्ष 2004-05 में किया गया। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का यही एक आवासीय विद्यालय है। इन विद्यालयों का गठन यानी 10+ वय वर्ग की उन बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए किया गया जिन्होंने या तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी या जिनका कभी विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ। उक्त विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है तथा लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। इसमें आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रकार। उत्तर प्रदेश में 2 मॉडल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत हैं। पहला मॉडल यानी प्रथम 100 बालिकाओं के लिए यानी 100 बालिकाओं के लिए। मॉडल द्वितीय 50 बालिकाओं के लिए। इन विद्यालयों में यानी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की 75% बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य जाति के परिवारों की 25% बालिकाओं के नामांकन की व्यवस्था है। प्रवेश के समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बालिकाएं वास्तव में ड्रॉप्ड आउट या आउट ऑफ स्कूल हैं। प्रवेश हेतु मानक से अधिक बालिकाओं का चिन्हांकन होने की स्थिति में वरीयता कभी स्कूल न गई। आगे इसमें देखते हैं बालिकाओं को दी जाती है यानी वरीयता जो होती है इसमें बालिकाओं को दी जाती है। यानी तत्पश्चात भी बालिकाएं जिन्होंने अधिक समय से विद्यालय जाना छोड़ दिया हो उन्हें प्रवेश दिया जाता है। इनके पश्चात निम्नलिखित वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाए। पहला पॉइंट है घुमेतु परिवार की बालिकाएं। ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता का स्थायी घर न हो, जो वर्ष भर अपनी जीविका के लिए जगह जगह डेरा डालकर विभिन्न काम धंधे करते हैं। अगला पॉइंट है दूसरा अनाथ बालिकाएं जिनके माता पिता जीवित न हो और कामकाजी बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जो मजदूरी करती हों। चौथा पॉइंट एकल अभिभावक बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता में से एक ही जीवित हो। अगले इसमें देखते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन हेतु एक जनपद स्तरीय समिति गठित की जाती है जो विद्यालयों का संचालन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण का कार्य करती है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी इस दिशा में कार्यरत हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टाफ में एक वार्डन, 4 पूर्णकालिक शिक्षिकाएं, 3 अंशकालिक शिक्षिकाएं या शिक्षक होते हैं। वार्डन एवं पूर्णकालिक शिक्षिका अनिवार्य रूप से
महिलाएं ही होती हैं तथा विद्यालय में ही निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त एक अकाउंटेंट, एक चौकीदार, एक सहायक चपरासी, एक मुख्य रसोइया तथा 2 सहायक रसोइये। मॉडल सेकंड में यह यानी एक सहायक रसोइया होता है। और अध्यापकों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम के सभी विषयों का अध्यापन गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित हो सके। विद्यालय के चयनित अध्यापकों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित जिले के दायर द्वारा कराया जाता है, जिसमें आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर बालिकाओं के स्तर निर्धारित करने की प्रक्रिया, कक्षा 5 तक की दशाएं विकसित करने हेतु ब्रिज कोर्स का संचालन एवं विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 5, 7 एवं 8 की 3 वर्षीय शिक्षा दी जाती है। चूँकि बालिकाएं ड्रॉप आउट अथवा आउट ऑफ स्कूल की होती हैं, अतः प्रारंभ में एक टेस्ट लेकर उनका शैक्षिक स्तर निर्धारित कर लिया जाता है तथा ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 तक की दक्षता विकसित करने के पश्चात उच्च प्राथमिक स्तर का अध्यापन कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार योजना बनाकर उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है। आगे इसमें देखते हैं। जीवन कौशल। अन्य परिषदीय बालिका विद्यालयों की भांति इन विद्यालयों में भी बालिकाओं में जीवन कौशल के विकास करने के लिए मीना मंच का गठन किया गया है। बालिकाओं की प्रगति संबंधी जानकारी के लिए निर्धारित समय पर अध्यापक अभिभावक संघ VTA की बैठक की जाती है। बालिकाओं को शैक्षिक भ्रमण पर भी ले जाया जाता है, जिससे बालिकाओं को विभिन्न स्थलों की जानकारी हो सके। इसमें आगे देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय होते हैं। इनमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्वच्छ स्नानघर एवं शौचालय की व्यवस्था होती है। स्वच्छ एवं संतुलित नाश्ता, भोजन आदि छात्राओं को दिया जाता है। छात्रों यानी छात्राओं को दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं, शयन सामग्री, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग एवं अन्य सभी शिक्षण सामग्री, खेलकूद का सामान, कंप्यूटर, टीवी, DVD आदि सामग्री सरकारी स्रोतों से उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारी की अवस्था में इलाज भी कराया जाता है। ये बालिकाएं अपने घर परिवार, भाई बहन को छोड़कर विद्यालय में प्रवेश लेती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय में रोक लेना वार्डन या अध्यापिकाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चूँकि ये बालिकाएं 10+ वर्ग की होती हैं, जो कि किशोरावस्था में होती हैं। ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा और गतिविधियों की निगरानी वार्डन के लिए एक चुनौती है। कुशल वार्डन अपने कर्मचारियों और सहायक अध्यापिकाओं के सहयोग द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। आगे इसमें देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रबंधन। आगे इसमें देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन में 2 स्तरों का प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। पहला है इसमें पॉइंट संचालन व्यवस्था के द्वारा प्रबंधन, दूसरा पॉइंट है वार्डन द्वारा प्रबंधन। इसमें आगे देखते हैं। संचालक संस्था द्वारा समय समय पर विद्यालय का पर्यवेक्षण एवं भौतिक निरीक्षण किया जाता है एवं निर्देश दिया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है। विद्यालय के समुचित संचालन के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु बिजली, पानी, स्नानागार, शौचालय आदि की व्यवस्था संचालन संस्था का उत्तरदायित्व है। आगे इसमें देखते हैं। स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना संचालक संस्था का उत्तरदायित्व है। बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था संचालक संस्था द्वारा की जाती है। विद्यालय की सभी शैक्षणिक गतिविधियां यथा समय सारणी, विषयानुसार कालांश निर्धारण, कक्षा का निरीक्षण, अन्य शिक्षकों के अध्यापन
कार्य का निरीक्षण एवं उचित निर्देशन देना, स्वयं शिक्षण कार्य करना तथा शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का सुझाव देना आदि वार्डन का उत्तरदायित्व है। विद्यालय की गैर शैक्षणिक गतिविधियों तथा यथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, बोध सत्र व सांस्कृतिक कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा, योग, प्राणायाम तथा स्वच्छता, बालिकाओं एवं विद्यालय की आदि व्यवस्था वार्डन द्वारा की जाती है। रसोई घर, शयन कक्ष एवं विद्यालय के अन्य हिस्सों का नियमित निरीक्षण व सुझाव देना। आगे इसमें देखते हैं स्टाफ का चयन। विद्यालय के लिए नियुक्ति किए जाने वाले स्टाफ का चयन जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जिला अधिकारी अध्यक्ष होता है, मुख्य विकास अधिकारी, प्रधान डाइट यानी प्राचार्य डाइट, सदस्य सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानाचार्य कॉलेज का होता है यानी रावाई, और इसका अर्थ इसमें दिया ना, फिलहाल देखेंगे आगे। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला अधिकारी द्वारा नामित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, जिला अधिकारी द्वारा नामित 2 स्वयंसेवी अभिकरण। इसमें आगे दिया है स्टाफ सूची। स्टाफ सूची में क्रम, पद का नाम, पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, आयु वर्ग, वार्डन कम शिक्षिका। जो वार्डन कम शिक्षिका है, पदों का नाम 1 है इसमें, यानी पदों की संख्या 1 है। प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। योग्यता, उम्र की बात की जाए तो 30 से 40 वर्ष। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है फुल टाइम टीचर 4 होनी चाहिए, पद हैं 4 इसमें। योग्यता, प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं शेष अन्य विषय हेतु। न्यूनतम योग्यता 21 साल। इसमें अगला पॉइंट तीसरा है पार्ट टाइम टीचर 3 होने चाहिए। हिंदी, गृह विज्ञान व विज्ञान प्रशिक्षित स्नातक, आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। और चौथा पॉइंट अकाउंटेंट 1 होना चाहिए, बीकॉम का, 21 साल उम्र होनी चाहिए। चौकीदार 8वीं पास होना चाहिए, 1 होना चाहिए, न्यूनतम 21 साल उम्र। रसोइया महिला होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पाक कला में निपुण यानी खाना बनाने में 21 साल उम्र हो सकती है न्यूनतम। दिनचर्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। समय कार्य 5 बजे यानी उठना है और 5 से 6 बजे तक की प्रातःकालीन दैनिक क्रिया करनी है। 6 से 6:45 तक व्यायाम करना है, पीटी योगासन। 6:45 से 7 बजे तक विश्राम करना है। 7 से 8 तक परिवेशीय स्वच्छता, छात्रावास एवं विद्यालय की साफ सफाई, स्नान एवं विद्यालय शिक्षण की तैयारी। 8 से 8:30 बजे सुबह का नाश्ता। 8:30 से 9 बजे तक की प्रार्थना एवं अभियान, गीत, राष्ट्रगान, प्रार्थना की गतिविधियां, क्रियाकलाप। 9 से 12 बजे तक की शैक्षणिक सत्र। 4 वादन यानी प्रतिवादन 45 मिनट। 12 से 1 बजे तक दोपहर भोजन। 1 से 4 बजे तक की शैक्षणिक यानी 4 वादन, प्रतिवादन 45 मिनट। फिर इसमें आगे दिया है 4 बजे से 4:30 बजे तक सायंकाल का नाश्ता। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। 5:30 बजे से 6 बजे तक की विश्राम एवं स्वास्थ्य देखा जाएगा। 6 बजे से 7 बजे तक की सांस्कृतिक कार्यक्रम, बोध सत्र, पुस्तकालय। और 7 से 8 बजे तक की गृह कार्य, स्वास्थ्य, उपचारात्मक शिक्षण। 8 से 8:30 बजे तक की टीवी न्यूज एवं समसामयिक चर्चा। 8:30 से 9:30 बजे तक की रात्रि भोजन। 9:30 से 10 बजे तक की स्वास्थ्य, 10 बजे तक रात्रि विश्राम। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।